एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ। जैसे मैंने आपको सबसे पहले सीक्वेंसेस पढ़ाई। सीक्वेंसेस अगर आपने स्टडी कर ली तो सीरीज़ को स्टडी करना बहुत आसान था, क्योंकि सीरीज़ की स्टडी भी दरअसल सीक्वेंसेस की स्टडी पे ही डिपेंड करती थी। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स होंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो लिखा हुआ हमने जो शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सीक्वेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं, सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सीक्वेंसेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है अगर हमने अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो अब हमने जो टॉपिक शुरू करना है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसके लिए भी हमें सीक्वेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक डेफिनेशन करने जा रहे हैं लिमिट पॉइंट की, जिसे हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। इस डेफिनेशन को आप देखिएगा कि इसकी बेस भी सीक्वेंसेस ही है, और इसी डेफिनेशन को यूज़ करके लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट हम आगे किसी फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शंस की लिमिट को डिफाइन कर लेंगे तो फिर हम कंटिन्यूस फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबल फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो हर चीज़ का जो ताल्लुक है वो पीछे वाली चीज़ से बनता है, ये एक चेन यूँ कह लें कि बन जाती है। तो हमारा हर पिछला स्टडी किया हुआ टॉपिक जो है वो दरअसल उस पर डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी आप देखें, लिमिट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। आपके पास एक सेट है ए, जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है। अब पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, हमने एक पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? रियल नंबर्स से। ए रियल नंबर्स का सबसेट है। इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये जो पॉइंट है स्मॉल ए, ये कैपिटल ए का क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब? इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity इन ए। डेफिनेटली हम सीक्वेंस की बात करें, हम इन्फिनिट सीक्वेंस की बात करें। ये सीक्वेंस आपको मिलती है जिसकी तमाम की तमाम टर्म्स किस में होनी चाहिए? सेट ए में होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी एज अ सेट ये जो सीक्वेंस का सेट है, रेंज सेट है, ये ए में कंटेन करना चाहिए। सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए? ये इसकी कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं होनी चाहिए। कौन सा वाला ए? जिसको हमने लिमिट पॉइंट बोला हुआ है। ठीक है जी, तमाम टर्म सीक्वेंस की ए से डिफरेंट होनी चाहिए, और ये ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए जो इसी पॉइंट ए को कन्वर्स करनी चाहिए। तो सीक्वेंस की कन्वर्जन है, ये वही चीज़ है जो हमने सीक्वेंसेस में पढ़ा होगा। तो दरअसल लिमिट पॉइंट का भी ताल्लुक बन जाता है सीक्वेंसेस के साथ ही। और ऐसे ही मैं पहले बता चुका हूँ आपको, किसी फंक्शन की लिमिट हम पढ़ेंगे उसका भी लिंक सीक्वेंस के साथ ही होगा। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे या कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उनका ताल्लुक भी सीक्वेंसेस के साथ ही बन जाता है। तो चलिए जी, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। किसी भी फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सिंपल सी बात है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई सा भी फाइनाइट सेट है। फॉर द मोमेंट हम उसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स रख लेते हैं। इस आइडिया को आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। फ़र्ज़ कर लें 1.5, फिर 2 और फिर 2.5। चलें जी, 4 एलिमेंट्स कर लेते हैं जी सेट के अंदर। कोई सा भी फाइनाइट सेट हो सकता है। ठीक है जी, ऑफ कोर्स ये रियल नंबर्स का सबसेट है। इस वक्त मैंने इस सेट को क्या बोला हुआ है? ए, जो कि आर का सबसेट है। तो मैंने साबित करना है कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो फ़र्ज़ कर लें हम कोई रैंडमली आर्बिट्रेरी कोई एक नंबर लेते हैं, तो चेक करते हैं जी वो इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। फ़र्ज़ कर जो मैं नंबर ले जा रहा हूँ इस वक्त, वो 2 ही है। 2 ले लिया, इसको मैंने ए रख लिया, और मैंने ये चेक करना है कि ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अगर ए इसका लिमिट पॉइंट होगा तो क्या होगा? मुझे इस सेट ए के अंदर चाहिए एक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स ए यानी कि 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी वो ये होंगी या ये होंगी या ये होंगी। अब ये ना कहें कि सीक्वेंस तो मैंने इन्फिनिट लेनी है, तो टर्म्स तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही है। नहीं, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो बार बार यानी इन्हीं में से किसी एक के बराबर आ सकती है। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई भी टर्म इस नंबर 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक सीक्वेंस ले ली है जो सीक्वेंस कन्वर्ट्स करेगी किसको? 2 को। तभी होगा ना ये लिमिट पॉइंट 2, बिल्कुल अदरवाइज तो नहीं होगा। तो अब आप देखें, सीक्वेंस आपकी 2 को कन्वर्ट्स करेगी, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इन्हीं में से हैं। तो अब ये जो नंबर्स हैं इनका आप डिफरेंस लें 2 के साथ। 3 का डिफरेंस 2 के साथ ज़्यादा है। ये जो नंबर्स हैं ये 2 के करीब हैं, तो 2.5 का डिफरेंस लें 2 के साथ तो 0.5 मिलेगा। 0.5 का भी आप हाफ कर लें, 1/4 कर लें। एप्सिलॉन 1/4 हो गया आपके पास। अब अगर ये सीक्वेंस जो आपने चूज़ की हुई है, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो an होंगी, वो टर्म्स यही होंगी, ये एप्सिलॉन आपने चूज़ कर लिया 1/4। चूँकि ये सीक्वेंस 2 को कन्वर्स कर रही है
तो an-2 का जो मॉड होगा वो लेस देन होगा आपके चूज किए हुए एप्सिलॉन यानी 1/4 से। कब? जब आपको मतलब एक आपको k को नेचुरल नंबर मिलना है कि n जो है वो होगा वो k से बड़ा लेंगे, तो जितनी भी टर्म्स आगे वाली जो होंगी k से आगे वाली, उन तमाम टर्म्स का डिफरेंस 2 के साथ 1/4 से छोटा होगा, राइट। तो यूँ कह लें कि आपको फ़र्ज़ कर लें कि कोई मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस k से आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ऑफ कोर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जिनका डिफरेंस 2 के साथ 1/4 से छोटा है। और ये सीक्वेंस कहाँ से ली है? सीक्वेंस हमने सेट ए से ली है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है सीक्वेंस की टर्म्स। जबकि आप देख सकते हैं कि इनमें से किसी भी नंबर का डिफरेंस 2 के साथ 1/4 से छोटा नहीं है, ठीक है जी। इनमें से तमाम नंबरों का डिफरेंस 2 से लिया जाए तो 1/4 से बड़ा ही है। तो आपको कोई टर्म मिलती ही नहीं है ऐसी सीक्वेंस की जिसका डिफरेंस 2 के साथ आपके इस चूज़ किए हुए एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो मतलब साफ जाहिर है कि आप कोई ऐसी सीक्वेंस चूज़ यहाँ से कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है जी, जो किसको कन्वर्ट कर जाए? 2 को। सिर्फ आप 2 के लिए नहीं, आप किसी भी और नंबर के लिए, चाहे वो इस सेट में है चाहे वो इस सेट में नहीं है, डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर उस सेट का मतलब सेट के तमाम एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा उस नंबर के साथ वो तो और बढ़ जाना है। तो एप्सिलॉन आप उस नंबर से वो जो डिफरेंस होगा कोई भी, उससे कम कोई ऐसा पॉजिटिव एप्सिलॉन आप चूज़ कर सकते हैं जिसको आप एप्सिलॉन की जगह रख लेंगे और आप साबित कर देंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स आपको मिलेंगी नहीं, किसी भी नेचुरल नंबर n से आगे वाली टर्म्स, ठीक है जी, जिनका मोड उस एप्सिलॉन से कम हो जाए। तो आप साबित कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि किसी भी फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट जी देखें, लिमिट पॉइंट a बिलोंग्स टू r ऑफ a मे और मे नॉट बिलोंग्स टू a। याद रखिएगा कि किसी सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो ज़रूरी नहीं है सेट के अंदर मौजूद हो, वो सेट के अंदर हो भी सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का मुतालिया हम करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हम कुछ सेट्स के लिमिट पॉइंट्स लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो किसी सेट के अंदर मिल जाते हैं, किसी सेट के अंदर हमें नहीं मिलेंगे। तो ये तो हम एग्जाम्पल्स में देख लेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है जी, द कंडीशन ऑफ ए टू बी काउंटेबल फॉर हैविंग द लिमिट पॉइंट्स इज़ नॉट सफिशेंट। मतलब ये कहा जा रहा है आपको, देखें हमने ये कह दिया कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब एक सेट फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट सेट्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है जी। कौन कौन से सेट्स हो सकते हैं? वो काउंटेबल भी हो सकता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो अगर हम काउंटेबल सेट की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट सेट के लिए कहते हैं उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। काउंटेबल सेट हमारे पास आ जाता है तो क्या ज़रूरी है उसका लिमिट पॉइंट मिलना ही मिलना है? कोई ज़रूरी नहीं है। काउंटेबल सेट का लिमिट पॉइंट आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है जी। इसी वजह से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने सेट को ले लिया z, द सेट ऑफ इंटीजर्स z, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा आपको R में, ठीक है जी। और वही टेक्निक यूज़ करेंगे ये साबित करने के लिए कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, जो टेक्निक हमने ऊपर यूज़ की। मतलब z है, z के अंदर कौन से इंटीजर्स हैं? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, राइट जी। हमने कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, रियल नंबर, और कह दिया कि यार इसका इस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो फिर डेफिनेटली हमें इस सेट के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जिसके एलिमेंट सेट के अंदर होंगे, जिसकी कोई भी टर्म उस रियल नंबर के इक्वल नहीं होगी। सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो इस रियल नंबर से डिफरेंट होंगी, जबकि वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी? उस रियल नंबर को। तो बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ करके जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है साबित कर सकते हैं कि z का कोई भी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। z काउंटेबल सेट है जबकि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन और भी सेट्स हैं हमारे पास काउंटेबल जिनके लिमिट पॉइंट्स मिल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, दिस इज काउंटेबल सेट, n बिलोंग्स टू n, 1/n। आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये दरअसल एक सीक्वेंस है, 1/n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है जी। तो ये खुद एक सीक्वेंस है, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, मैं कह सकता हूँ। क्यों लिमिट पॉइंट है? क्योंकि मुझे इस सेट के अंदर से एलिमेंट्स चाहिए जिनमें से कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है जी। एक सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 के बराबर नहीं होगी और वो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करेगी, तो एग्जैक्टली यही सीक्वेंस मेरे पास अवेलेबल है। an = 1/n, तमाम टर्म्स a में शामिल है, कोई भी टर्म 0 नहीं है, और ये जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट कर रही है? 0 को कन्वर्ट कर रही है। तो 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, राइट जी। तो आप ये बात बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि 0 के अलावा और कोई भी नंबर, चाहे वो इस सेट में हो चाहे वो इस सेट में ना हो, इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता।
उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, और ऑब्जर्व करें 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट तो है, जबकि 0 इस सेट के अंदर शामिल नहीं है। तो हमने एक ऐसी एग्जांपल देख ली कि उसका जो लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर शामिल नहीं है। द सेट A is equal to -1 raised to n, n belongs to n has no limit point। आप इस सेट को भी ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये सेट भी एज अ सीक्वेंस लिखा जा सकता है, लेकिन ऑब्जर्व करें कि ये सेट फाइनाइट है। n बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर आप इसमें पुट करेंगे -1 की पावर n, n इवन होगा तो +1 मिल जाना है, n ऑड होगा तो -1 मिल जाना है। अल्टीमेटली एज अ सेट इस सेट के अंदर आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मिलने हैं, 1 और -1। एज अ सेट देखेंगे आप इसे तो ये फाइनाइट सेट है। तो हम बात कर चुके हुए कि फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला, यकीनन इस सेट का भी आपको कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। एक और तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? आपको लग रहा होगा कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है सेट का, ठीक है। 1 के लिए फिर आपको इस सेट के अंदर मौजूद एक सीक्वेंस चाहिए, ठीक है जी, जो सीक्वेंस 1 को कन्वर्ट्स करे। तो आपको लग रहा है कि वो सीक्वेंस आपको अवेलेबल है, कौन सी है? 1 1 1 1 1 1 अप टू सोन। चलिए जी, ये सीक्वेंस आपको इस सेट के अंदर मिल गई है और ये 1 को ही कन्वर्ट कर रही है। लेकिन हमने डेफिनेशन में एक और बात कही थी कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म इस नंबर a के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली इस सीक्वेंस की 1 1 1 की तमाम तर टर्म्स 1 ही के बराबर हैं, लिहाजा बाय डेफिनेशन 1 या -1 दोनों इस सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, सिंपली आप ऐसे देख सकते हैं कि सेट फाइनाइट है और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, ये सेट देखिए A, इसके अंदर एलिमेंट्स देखें 1/2 1/2 3/4 1/4 एंड सो ऑन। 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्व करें, ये जो सीक्वेंस बना लें आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की, 1/2 से 3/4, 3/4 से 5/6, 5/6 से 7/8 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, अगर आप इसको गौर करें तो ये n/n+1 इस टाइप की सीक्वेंस बन रही है, जो कि किसको कन्वर्ट करेगी? 1 को। तो 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है। अब आप देखें इस सीक्वेंस की बात करें, 1/2 से 1/4 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये वाली सीक्वेंस 1/4 से 1/6, 1/6 से 1/8। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ये तकरीबन कुछ इस तरह की सीक्वेंस बनेगी, 1/2 n बिलोंग्स टू n। तो ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ट करेगी? ये 0 को कन्वर्ट करेगी। तो 0 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि आपको इस सेट के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मिल रही है जिसकी तमाम तर टर्म सेट के अंदर है, कोई भी टर्म 0 के बराबर नहीं है। ठीक है जी, और ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही है। इस तरह 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि आपको इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस मिल रही है जिसकी कोई भी टर्म 1 के बराबर नहीं है, तमाम टर्म्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं, और ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है? 1 को कन्वर्ट कर रही है। तो 0 और 1 इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, ए छोटा होना चाहिए बी से, ए लेस देन बी है। तो हम ये 4 तरह के सेट्स हैं, हम साबित करने जा रहे हैं कि इन सेट्स के जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो ये है। यानी हर वो नंबर जो इस सेट में शामिल है, एज एन ये एक सेट जो है एक इंटरवल है, हर वो नंबर जो इस सेट में शामिल है वो इन तमाम सेट्स का लिमिट पॉइंट है। इस चीज़ को साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही काम करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस चाहिए जिसकी तमाम तर टर्म सेट के अंदर मौजूद हैं। कोई भी टर्म जिस एट अ टाइम तो हम एक नंबर के लिए चेक करेंगे ना, तो फर्ज कर लें वो नंबर जो है वो x है। x मैं कह रहा हूँ a से लेकर b तक कोई भी नंबर हो सकता है। मैं साबित करूंगा कि हर ये नंबर जो इस इंटरवल में मौजूद है वो इनमें से तमाम सेट्स का क्या है? लिमिट पॉइंट है। तो वही बात जी, देखिए मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ बिगर देन और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू b। तो मुझे एक सीक्वेंस चाहिए। अगर मैंने x को साबित करना है कि इन तमाम सेट्स का लिमिट पॉइंट है, तो मुझे एक सीक्वेंस चाहिए, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी तमाम तर टर्म्स इन सेट्स में मौजूद हों, कोई भी टर्म x के बराबर ना हो और वो सीक्वेंस x को कन्वर्ट करे। जी, तो हम 2 तरह की सीक्वेंस चूज कर सकते हैं। an में सीक्वेंस चूज कर रहा हूँ किसके बराबर? x। अगर मैं सीक्वेंस कुछ ऐसी चूज करूँ जो कि जिसकी टर्म्स a और x के दरमियान में हो, तो मैं चूज कर सकता हूँ x माइनस इन दोनों का डिफरेंस, x माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। अगर मैं कोई ऐसी सीक्वेंस चूज करूँ जो जिसकी टर्म्स इनके दरमियान में हो, तो मुझे एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी bn डेट इज इक्वल टू x
और इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा कुछ। क्या ऐड करना पड़ेगा? इन दो नंबरों का डिफरेंस। वो टर्म्स अगर आपने यहां से लेनी है तो इनका डिफरेंस, यहां से लेनी है तो इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या बनेगा? b माइनस एक्स। ठीक है जी, डिफरेंस पॉजिटिव लेना आपने, बड़ी में से छोटा वाला माइनस करना है। इधर से भी मैंने बड़े में से छोटा वाला माइनस किया था, x माइनस ए यहाँ पर, और यहाँ पर b माइनस एक्स। ठीक है जी, ओवर n प्लस 1। तो आपको दो तरह की सीक्वेंसेस मिलती हैं जी। ऑफ कोर्स अगर ये नंबर b के बराबर होगा तो फिर आपको ये वाली सीक्वेंस मिलेगी, बस फिर ये वाली नहीं मिलेगी। अगर ये नंबर a के बराबर होगा तो फिर आपको ये वाली सीक्वेंस मिलेगी, फिर आपको ये वाली सीक्वेंस नहीं मिलेगी। ठीक हो गया? तो आप एनीवेज चूज कर सकते हैं। इन तमाम ये जो सीक्वेंसेस की जो टर्म्स हैं, ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो सेट के अंदर ही मौजूद है। किन सेट्स के अंदर मौजूद है? इन सेट्स के A1, A2, A3, A4। ठीक है जी, AN की तमाम टर्म्स इन तमाम सेट्स में मौजूद हैं, BN की तमाम टर्म्स इन तमाम सेट्स में मौजूद है। कैसे साबित कर सकते हैं? बड़ी आसानी के साथ साबित कर सकते हैं। n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस ए ओवर 2, x माइनस ए ओवर 2। ये नंबर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर x से छोटा है जबकि a से बड़ा है। ऐसे ही आप तमाम तर टर्म्स को चेक कर सकते हैं कि ये इन तमाम सेट्स के अंदर ही मौजूद। फर्ज कर ले आप n को बहुत ज़्यादा लार्ज कर देते हैं, n गोज टू इन्फिनिटी, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा और ये नंबर x को अप्रोच कर जाएगा, और x डेफिनेटली इन सेट्स के अंदर ही मौजूद है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, x में से आप कुछ नंबर माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हो, तो हर बार आप छोटा नंबर माइनस कर रहे हो तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। ये x को कन्वर्ट करेगी, ये भी x को कन्वर्ट करेगी। राइट जी? तो दोनों सीक्वेंसेस की तमाम टर्म्स सेट्स के अंदर मौजूद हैं और कोई भी टर्म x के बराबर नहीं है। हमें सीक्वेंस वो चाहिए थी जो जिसकी कोई भी टर्म x के बराबर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी टर्म x के बराबर नहीं है। n की जगह 1 पुट करेंगे तो डेफिनेटली x में से कुछ ना कुछ तो माइनस करना ही पड़ेगा। 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन, कुछ ना कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। तो तमाम तर टर्म्स x के इक्वल नहीं है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये बात आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है। जबकि ये वाली जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट कर रही है? x को, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्योंकि n मैं बता चुका हूँ आपको, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा और इसकी लिमिट x आ जाएगी। इस तरह ये वाली जो सीक्वेंस है ये भी किसको कन्वर्ट करेगी? x को ही, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आप an और bn सीक्वेंसेस तलाश कर सकते हैं इन सेट्स के अंदर। ठीक है जी, जिनकी कोई भी टर्म x के इक्वल नहीं है। तमाम तर टर्म्स इन सेट्स के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि ये सीक्वेंसेस जो हैं x को कन्वर्ज कर रही हैं। लिहाजा कोई भी नंबर जो इस सेट में मौजूद है, a से लेकर b तक कोई भी नंबर हो, ठीक है जी, a के इक्वल भी हो सकता है, b के इक्वल भी हो सकता है, कोई भी नंबर जो इस इंटरवल में मौजूद है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा इन तमाम इंटरवल्स का। राइट? अच्छा, एक और बात, आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो नंबर जो इस सेट से बाहर है, हम ये कैसे साबित करेंगे कि वो नंबर इन सेट्स का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता? तो उसके लिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पर की थी। फर्ज कर लें कोई नंबर जो इस सेट में मौजूद नहीं है, लाइक आपको एक नंबर ले लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं आप नंबर ले लेते हैं c, जो कि इस इंटरवल में शामिल नहीं है, a से लेकर b तक। अगर c इस इंटरवल में शामिल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि जो c है या तो a से छोटा है या फिर ये b से बड़ा है। हम दोनों सूरतों में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आइडिया के लिए मैं एक केस कर रहा हूँ। फर्ज कर लें मैं कहता हूँ c जो है ये बड़ा है b से, यानी कि b छोटा होगा c से, तो इसका मतलब होगा कि c माइनस बी क्या होगा? पॉजिटिव। अब मैंने ये साबित करना है कि जो c है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो मान लें कि c इसका लिमिट पॉइंट है, तो अगर तो है तो क्या होगा? बाय डेफिनेशन हमें एक सीक्वेंस मिलेगी इस सेट के अंदर मौजूद, इस सेट के अंदर या इनमें से किसी एक सेट के अंदर। ठीक है जी, सीक्वेंस की तमाम तर टर्म सेट के अंदर मौजूद होंगी और सीक्वेंस की कोई भी टर्म c के बराबर नहीं होगी और वो सीक्वेंस c को कन्वर्ट कर रही होगी। तो सीक्वेंस कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको एक नेचुरल नंबर k मिल जाए कि जब जब n k से बड़ा हो, an का डिफरेंस c के साथ उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन हो। तो एप्सिलॉन को चूज कर लें आप, ये जो डिफरेंस, ये जो नंबर है c माइनस बी जो कि पॉजिटिव है, एप्सिलॉन को c माइनस बी का हाफ चूज कर लें तो आपको एक नेचुरल नंबर k मिल ही जाना है। राइट? कि an का डिफरेंस c के साथ लेस होगा, किससे लेस होगा जी? एप्सिलॉन यानी c माइनस बी ओवर 2 से, जब जब n k से बड़ा होगा। वो k फिक्स नंबर है, जब जब n k से बड़ा होगा मतलब सीक्वेंस की बहुत सारी
इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस c के साथ c माइनस बी बाई 2 से छोटा है। तो इस इंटरवल को ज़रा सॉल्व करें, क्या बनता है जी। अब हम इससे एक इनइक्वालिटी बनाते हैं, ए एन माइनस सी इज लेस देन सी माइनस बी बाई 2। इसका क्या मतलब होगा कि ए एन माइनस सी लाई करेगा c माइनस बी बाई 2 और b माइनस सी बाई 2 के दरमियान में। ठीक है जी, इसका नेगेटिव b माइनस सी बाई 2 बन जाएगा। c को दोनों तरफ ऐड करेंगे जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए एन लाई बिटवीन, इस तरफ हम c को ऐड करेंगे तो 2c माइनस सी सी, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी बाई 2, तो 2c प्लस सी 3c माइनस बी बाई 2। तो क्या ख्याल है आपका, b और c, b छोटा था c बड़ा था, b और c का सम डिवाइडेड बाय 2 b से बड़ा होगा और c से छोटा होगा। मतलब ये जो नंबर है b प्लस सी बाई 2 ये b से बड़ा है, b से बड़ा है, तो मतलब इस इंटरवल में शामिल नहीं है, बल्कि इनमें से किसी भी इंटरवल में शामिल नहीं है। तो क्या मतलब इस बात का कि k आपको एक नंबर मिलना है, नेचुरल नंबर, k से आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो b प्लस सी बाई 2 से बड़ी हैं, यानी कि वो सारी की सारी टर्म्स b से बड़ी हैं। तो ये जो सीक्वेंस की बेशुमार टर्म्स हैं वो सेट से बाहर निकल गई हैं। तो इसका मतलब ये कि आप कोई ऐसी सीक्वेंस तलाश कर ही नहीं सकते जिसकी तमाम तर टर्म सेट के अंदर मौजूद हो, उन तमाम टर्म में से कोई भी टर्म c के बराबर ना हो और वो सीक्वेंस c को कन्वर्ट कर रही हो। तो बाय डेफिनेशन वो नंबर जो b से बड़ा है वो इस इनमें से किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट नहीं है। ऐसे ही आप साबित कर सकते हैं कि हर वो नंबर जो a से छोटा है वो भी इस सेट का लिमिट पॉइंट, इनमें से किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है जी। हमने लिमिट पॉइंट को पढ़ लिया, लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी सेट का। अब इससे पहले कि हम लिमिट की, किसी फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन करें, हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि लिमिट पॉइंट क्यों ज़रूरी है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले। और ये भी बताता चलूँ कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक करते हैं या फाइंड करते हैं उस पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना क्यों ज़रूरी है। डेट्स वेरी सिंपल। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास यही एक क्वेश्चन है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, हमने इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। हम नहीं निकालने जा रहे लिमिट अभी फ़िलहाल, हम क्या कर रहे हैं, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब ये कि हमने x को 0 के करीब लाना है। अब x 0 के करीब लाएंगे तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी 0, उसका लिमिट पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 0 उसका लिमिट पॉइंट होगा तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी तमाम तर टर्म्स फंक्शन की डोमेन में शामिल होंगी, कोई भी टर्म 0 नहीं होगी और वो सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रही होगी, 0 को अप्रोच कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो मतलब ये है कि आपकी जो फंक्शन की डोमेन है उस डोमेन के अंदर 0 के करीब तरीन आपको कई पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे। ये 0 है तो 0 के करीब आपको बहुत सारे जो डोमेन के जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे 0 के करीब गुट्ठम गुट्ठा आपको करीब करीब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, 0 से पीछे भी और 0 से आगे भी। तो मतलब कहने का ये है कि लिमिट पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दरअसल जब लिमिट सॉल्व कर रहे होते हो, कर क्या रहे होते हो, 0 के करीब जाना है, तो 0 के करीब आहिस्ता आहिस्ता हमने होते ही जाना, वो सीक्वेंस एक चाहिए हमें जो 0 के करीब हो रही होती है। तो डेफिनेटली उस वक्त 0 इसका डोमेन का लिमिट पॉइंट होगा तो हम लिमिट की बात कर सकेंगे, अदरवाइज हम लिमिट की बात नहीं कर सकेंगे। तो डेट्स वाई जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक करने लगेंगे उस पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है जी, बात करते हैं हम डेफिनेशन की। लिमिट की डेफिनेशन क्या है किसी फंक्शन के लिए। तो पहले हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते जा रहे हैं जो हम अक्सर हमें पढ़ाई जाती है या जो हमने पढ़ी होती है। Let f from a to r be a function and a belongs to r is a limit point of a. It means कि understood है कि जो सेट a है वो r का सबसेट है और a हमने सेट a का लिमिट पॉइंट लिया हुआ है। और बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट हमने बात की हुई है कि जो a है वो सेट a के अंदर मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो we say that an element L belongs to r is the limit of f at x is equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists some delta and other positive real number greater than 0, right? For which क्या होगा, f of x minus l का mod less than epsilon होगा whenever, जब आप x a से पकड़ेंगे लेकिन a के तमाम वैल्यूज़ के लिए नहीं, किन वैल्यूज़ के लिए, उन वैल्यूज़ के लिए जिनका डिफरेंस a के साथ लेस देन
डेल्टा है। यूँ कह लें कि उन वैल्यूज़ के लिए जो ए से जिनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, यानी जो ए के करीब तरीन है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। और डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यही है लिमिट की। क्या लगता है आपको कि हम इस डेफिनेशन को यूज़ करके क्वेश्चंस भी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो क्या है, हमने जो रिटन टेस्ट है पीपीएससी का वो तैयार करना है। तो पीपीएससी की रिटन टेस्ट के लिए इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं वाले। अलबत्ता इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट, हम उन पे भी वीडियोस बनाएंगे मतलब। तो फिलहाल हम इस डेफिनेशन को यूज़ करके कतन ही लिमिट्स के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने जा रहे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ानी है डिफरेंट। ये भी डेफिनेशन है, मतलब आपने इसको लोग याद रखते हैं किससे भला, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। दिस इज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर द लिमिट। ठीक है, इसको डेफिनेशन के तौर पर भी दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ये स्टेटमेंट्स इफ एंड ओनली इफ के साथ हैं। ये है तो ये है, ये है तो ये है। हम इसको मेन फोकस करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमारे काम आएगी। मैं ये बात बताता चलूँ कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट आपने वेरीफाई करनी है तो जितनी डेफिनेशन ये है मुश्किल, वेरीफाई करने के लिए उतनी ये मुश्किल है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने किसी फंक्शन की लिमिट साबित करनी है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो निस्बतन ये जो डेफिनेशन होगी वो काफ़ी हद तक आपको सम टाइम जो है ना वो क्विक रिजल्ट तक पहुंचा देगी। ठीक है जी। तो इसको पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। और ये जो डेफिनेशन है दरअसल सरासर किन रिजल्ट्स पर बेस करती है, उन्हीं रिजल्ट्स पर बेस करती है जो हमने सीक्वेंसेस में पढ़े हैं। यानी प्योरली इस डेफिनेशन का ताल्लुक सीक्वेंसेस के साथ ही है। तो आप इस डेफिनेशन से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि सीक्वेंसेस को आपने डिटेल से पढ़ लिया, राइट जी। इसमें सीक्वेंसेस का टच नहीं है, इसमें सीक्वेंसेस का टच है। तो चूँकि आपने सीक्वेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप इस डेफिनेशन से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। पढ़ते जी डेफिनेशन। आधा सा तो डेफिनेशन का वही है जी, लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी अ फंक्शन एंड ए बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए को सेट ए का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। वी से दैट एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू आर इज द लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वी राइट, आप ऐसे लिखते हैं, आपको पता है इस बात का। ऐसे भी लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स एल को कन्वर्स कर रहा है एज एक्स अप्रोचेस टू ए इफ फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन फ्रॉम 1 to infinity दिस इज द इन्फिनिट सीक्वेंस। और ये हमें मिलेगी, क्यों मिलेगी भला? क्योंकि ए जो है वो सेट ए का लिमिट पॉइंट है। ये सीक्वेंस ए से पकड़ी हमने, मिलनी है सीक्वेंस क्योंकि ए सेट ए का लिमिट पॉइंट है। तो देयर आर सीक्वेंसेस इन ए जिनकी कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं होगी, सारी की सारी टर्म्स ए से ही होंगी और वो सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करेगी। अब बात ये है कि अगर ए लिमिट पॉइंट है ए का, सेट ए का, तो क्या कोई एक ही सीक्वेंस मिलेगी ऐसी हमें? नहीं हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी हमें ऐसी सीक्वेंसेस मिलें जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं कि मतलब उनकी तमाम की तमाम टर्म्स सेट ए के अंदर ही मौजूद हैं, कोई भी टर्म ए नहीं है और वो सारी की सारी सीक्वेंसेस ए को कन्वर्ज कर रही हैं। तो जितनी भी सीक्वेंसेस मिलेंगी कम से कम एक मिलेगी इस बात की गारंटी, क्योंकि ए सेट ए का लिमिट पॉइंट है। जितनी भी सीक्वेंसेस मिलेंगी उन तमाम सीक्वेंसेस के लिए होगा क्या, अगर एफ ऑफ एक्स एन, ये सीक्वेंस थी एक्स एन सेट ए से, ठीक है जी। एक्स एन सेट ए पे था, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स में से था एक्स एन पे फंक्शन ऑपरेट आप कर सकते हैं क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो ए से आर में ही है, ए से आर में ही है ना। तो फर्ज कर लें सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है x1 वो सेट ए से है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, वो इमेज होगी f की किसके अंदर, r के अंदर। इसी तरह तमाम xn के लिए f ऑफ xn एक सीक्वेंस बन जाएगी किसमें, r में, क्योंकि फंक्शन a से r में डिफाइन है। तो हर उस सीक्वेंस जो आपने a से पकड़ी है उस सीक्वेंस के कोरिस्पोंडिंग आपको एक सीक्वेंस मिलेगी r के अंदर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। f ऑफ xn भी एक सीक्वेंस होगी, ठीक है। देखिए x1 आपने पुट किया फंक्शन के अंदर, f ऑफ x1 आ गया। अब x1 सेट a से था, f ऑफ x1 फंक्शन के अंदर, फंक्शन की रेंज सेट के अंदर आ गया r के अंदर। x2 सेट a से था, सीक्वेंस की दूसरी टर्म थी, तो उसके बदले में आपको r के अंदर एक सीक्वेंस की दूसरी टर्म मिल गई, क्या, f ऑफ x2। ये जो सीक्वेंस आप r में बना रहे हैं ये दरअसल डिपेंड कर रही है किस पे, सीक्वेंस a वाली सीक्वेंस जो आपने यहाँ से पकड़ी। तो हर इस सीक्वेंस के कोरिस्पोंडिंग आपको एक सीक्वेंस मिलेगी f ऑफ xn, अगर ये वाली सीक्वेंस l को कन्वर्स करे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट l है एज x अप्रोचेस टू a। तो जितनी भी सीक्वेंसेस आपको एक अंदर मिलेंगी जो
कन्वर्ज करेंगी ए को, ठीक है जी। जितनी भी सीक्वेंसेस आपको सेट ए कैपिटल ए के अंदर मिलेंगी जो कन्वर्ज करेंगे स्मॉल ए को, उन सीक्वेंसेस की कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं होगी। हर उस सीक्वेंस के कोरिस्पोंडिंग जो आपको नई सीक्वेंस मिलेगी आर के अंदर यूजिंग द फंक्शन एफ, वो सीक्वेंस अगर एल को कन्वर्ज कर रही है तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एल है। डेफिनेटली अगर लिमिट चेक करनी है हमने इस डेफिनेशन से तो क्या होगा, होगा कुछ यूं कि तमाम तर सीक्वेंसेस के लिए हमने चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक सीक्वेंस पकड़ी है सेट ए के अंदर जो ए को कन्वर्ज कर रही है तो उसके बदले में आपने चेक कर लिया कि जो फंक्शन की जो सीक्वेंस है आर के अंदर वो एल को कन्वर्ज कर रही है तो फंक्शन की लिमिट एल होगी। नहीं, तमाम तर सीक्वेंसेस के लिए। अब जब तमाम तर सीक्वेंसेस के लिए ये बात चेक करनी है तो डेफिनेटली मुश्किल काम है, इतना आसान काम तो नहीं है। तमाम तर के लिए चेक कर रहे हैं तो डेफिनेशन ये भी चेक करना मुश्किल काम है, ये भी चेक करना मुश्किल काम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन डेफिनेशन को समझ तो है हमने, तो समझ लेते हैं डेफिनेशन है क्या। राइट जी, चलें जी। सम टाइम हम बात करते हैं लेफ्ट लिमिट की और सम टाइम हम बात करते हैं राइट लिमिट की। तो देखिए जो सीक्वेंस आपने पकड़ी है सेट ए से, अब उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं हो सकता है सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स ए से बड़ी हों और हो सकता है सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स ए से छोटी हों। ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस की कुछ टर्म्स ए से बड़ी हों और कुछ टर्म्स ए से छोटी हों। किसी भी तरह की सीक्वेंस हो, हर हाल में हम जब उस पर एफ लगाएंगे तो नई सीक्वेंस जो फंक्शन की बनेगी वो एल को कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसी सीक्वेंस पकड़ेंगे जिसकी तमाम तर टर्म्स ए से बड़ी होंगी तो हम ये कहेंगे कि हम कौन सी लिमिट चेक करें, राइट लिमिट। अगर हम कोई ऐसी सीक्वेंस पकड़ेंगे जिसकी तमाम तर टर्म्स ए से छोटी होंगी तो हम क्या कहेंगे, हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट लिमिट। वही आइडिया है। देखिए आपने लिमिट चेक करनी है, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जीरो से छोटा होगा तो हम लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे होते हैं, जीरो से बड़ा होगा तो हम राइट लिमिट की बात कर रहे होते हैं। जीरो से छोटा होगा तो जिस सीक्वेंस की आपने बात करनी होती है वो सीक्वेंस की तमाम टर्म जीरो से छोटी लेनी होती है, लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करना होता है ना। इस तरह राइट लिमिट की बात करेंगे तो जिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लिमिट चेक कर रहे होंगे, ठीक है जी, आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, किस सीक्वेंस के तहत जीरो को अप्रोच कर रहे हैं उसके तमाम टर्म्स आप जीरो से बड़ी लेंगे। राइट, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि अगर सीक्वेंस की तमाम टर्म्स ए से छोटी हैं, हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो वो लेफ्ट लिमिट होगी। तमाम तर टर्म्स ए से बड़ी हैं तो हम राइट लिमिट चेक कर रहे होंगे, ठीक है जी। और चूंकि ऐसे तमाम तर सीक्वेंसेस के लिए आपकी लिमिट एफ ऑफ एक्स एन वाली सीक्वेंस जो होगी उसकी एल को कन्वर्ज करनी चाहिए, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि भाई लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की लिमिट सेम होगी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, बाज़ दफ़ा हमें सेट कोई ऐसा गिवन होता है कि ए जो पॉइंट है उस सेट का लिमिट पॉइंट होता तो है, लेकिन उस सेट के अंदर कोई ऐसी सीक्वेंस होती ही नहीं जिसकी तमाम की तमाम टर्म्स सेट ए से बड़ी हो, यानी जितनी भी सीक्वेंसेस मिलेंगी उनकी तमाम की तमाम तर टर्म्स ए से छोटी ही होंगी। तो ऑफ कोर्स उस केस में हमें सिर्फ लेफ्ट लिमिट ही चेक करनी पड़ेगी, राइट लिमिट हमें चेक करनी नहीं पड़ेगी बाय डेफिनेशन, क्योंकि कुछ सीक्वेंस ही ऐसी नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है जी, जिसकी टर्म्स जो है वो ए से बड़ी है। राइट जी। इसी तरह अगर ए सेट ए का लिमिट पॉइंट है लेकिन ए के अंदर जो सीक्वेंसेस मौजूद हैं जो ए को कन्वर्ट कर रही हैं स्मॉल ए को, उन तमाम तर सीक्वेंसेस की टर्म्स ए से बड़ी हैं, छोटी हैं ही नहीं, तो डेफिनेटली उस केस में हम सिर्फ राइट लिमिट को चेक करेंगे। राइट लिमिट ही अगर एग्जिस्ट कर गई तो वही हमारी लिमिट हुआ करेगी बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने बात की है कि जितनी भी सीक्वेंसेस हमें मिलेंगी उन तमाम के लिए एफ ऑफ एक्स वाली सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करनी चाहिए। अब अगर ए से बड़ी टर्म्स वाली सीक्वेंस हमें मिलती ही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ लेफ्ट लिमिट चेक किया करेंगे। इस तरह अगर ए से छोटी वाली जो सीक्वेंसेस हैं वो मिलती नहीं है, सारी की सारी ए से बड़ी वाली हैं, तो हम राइट लिमिट चेक कर लिया करेंगे बस, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आइडिया आप यहीं से समझ सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आपको बताने वाली ये है कि किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखें, यहीं से आपको पता चल जाएगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने अगर चेक करना है कि किसी फंक्शन की, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, वो भी दरअसल सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही है, ठीक है जी, यही चीज़ है, यहीं से आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। आपने चेक करना है किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या चेक करना है कि किसी सीक्वेंस की लिमिट एल नहीं है, तो क्या करोगे, क्या करेंगे, डेफिनेटली एल लिमिट तब होगी जब तमाम की तमाम सीक्वेंसेस ए वाली जो ए को कन्वर्ट कर रही है स्मॉल ए को एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है जी, कन्वर्ट करें एल को। तो लिमिट एल कब नहीं होगी भला, जब कम से कम एक सीक्वेंस हमें ऐसी मिल जाए, कम से कम एक सीक्वेंस,
ठीक है जी। जो स्मॉल ए को कन्वर्स तो कर रही है वो सेट ए से है, लेकिन उसकी जो उससे बनेगी फंक्शन की सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन वो एल को कन्वर्स नहीं कर रही, साबित हो जाएगा। तो अगर हमने किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी है कि ये लिमिट ये वाली नहीं है, तो फिर ये डेफिनेशन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसमें हमें तमाम तर सीक्वेंसेस को चेक नहीं करना, उसमें हमें काउंटर एग्जांपल लेके आनी होगी, यानी एक सीक्वेंस ऐसी लेके आनी होगी जो ए को कन्वर्ट्स कर रही है, वो सेट ए से है, लेकिन एफ ऑफ एक्स वाली सीक्वेंस होगी वो एल को कन्वर्ट्स नहीं करेगी। इसी तरह अगर आपने ये चेक करना है कि यार ये एक फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, अब ये नहीं आपने चेक करना कि लिमिट इसकी ये है, नहीं, आपने चेक करना लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो डेफिनेटली आप इसी क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। लिमिट तब एग्जिस्ट करनी है जब कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस पकड़ें फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन इन ए, एक्स एन की कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं होगी, एक्स एन ए को कन्वर्ट्स करेगी, एफ ऑफ एक्स एन एल को कन्वर्ट्स करेगी। ठीक है जी। तो अब सोचें आप खुद ही, अब सीक्वेंसेस की बात करें, आपने दो सीक्वेंसेस तलाश कर ली ऐसी, एक सीक्वेंस जो है दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो ए से हैं और वो स्मॉल ए को कन्वर्ट्स कर रही हैं, जबकि एफ ऑफ एक्स एन वाली सीक्वेंस एक के लिए, फर्स्ट के लिए दो सीक्वेंसेस हैं, एक है एक्स एन एक है वाई एन, दोनों ए से हैं, दोनों ए को कन्वर्ट्स कर रही हैं स्मॉल ए को, तो इनसे जो बनने वाली सीक्वेंसेस आपको एफ में मिलेंगी, आर के अंदर एफ की मदद से एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ वाई एन दोनों की लिमिट्स अलग अलग आ जाती, या किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरे की कर जाती है, या दोनों की कर जाती लिमिट्स लेकिन अलग अलग आ जाती हैं, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि तमाम तर जो सीक्वेंसेस की लिमिट्स एफ के अंदर बनेगी, एफ की मदद से आर के अंदर बनेगी, उन तमाम का कॉन्साइड करना, उनकी लिमिट का आंसर यूनिक होना ज़रूरी है। देखिए जी, इस डेफिनेशन से हम और भी डेफिनेशंस बना सकते हैं। मसलन यहाँ पर हमने कहा हुआ है कि ए शुड बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए इन आर। सम टाइम हम लिमिट इन्फिनिटी पे चेक कर रहे होते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना, कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल कर रहे होते हैं। तो उस वक्त ये जो पॉइंट ए है ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो लिमिट पॉइंट नहीं होता, नहीं ना होता, तो इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करनी है तो डेफिनेटली इन्फिनिटी लिमिट पॉइंट तो नहीं होगा, लेकिन इन्फिनिटी पे लिमिट तब चेक करेंगे कब, जब आपको सेट ए के अंदर ऐसी सीक्वेंसेस मिलती हैं जो प्रॉपरली डाइवर्ज करें इन्फिनिटी को। जी, तो इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करनी होगी, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन यही यूज़ करेंगे आप। लेकिन क्या होगा भला कि उस वक्त चेक करेंगे जब आपको सेट ए के अंदर ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो प्रॉपरली डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को, अदरवाइज नहीं। और डेफिनेशन यही होगी कि अगर आपको सीक्वेंस मिलती है, कुछ सीक्वेंसेस मिलती हैं, जितनी भी सीक्वेंसेस मिलती हैं जो सेट ए के अंदर हैं और वो प्रॉपरली डाइवर्ज करती हैं इन्फिनिटी को, तो उनके बदले में आपकी जो एफ ऑफ एक्स वाली सीक्वेंस होगी वो किसी नंबर एल को कन्वर्ज कर जाए। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी चेक कर सकते हैं, तो आप तब कर सकेंगे अगर आपको ए के अंदर सीक्वेंसेस मिले जो प्रॉपरली डाइवर्ज करेंगी नेगेटिव इन्फिनिटी को, और कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो एफ ऑफ एक्स होगी वो कन्वर्ज कर जाए एल को। ठीक हो गया जी। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर डेफिनेशन बना सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी कब हो सकती है। देखिए, फंक्शन की लिमिट एड इन्फिनिटी अलग बात है। फंक्शन की लिमिट एड इन्फिनिटी का मतलब है कि आप इन्फिनिटी पे लिमिट चेक कर रहे हैं, यानी एक्स अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है फंक्शन किसी डेफिनेट नंबर को मूव कर जाए, हो सकता है, ऐसे फंक्शंस हैं बहरहाल। लेकिन लिमिट इन्फिनिटी, ये इसको बोलेंगे लिमिट एड इन्फिनिटी। एक है लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, यानी इनफाइनाइट लिमिट्स, मतलब आप किसी नंबर सी को अप्रोच कर रहे हैं, एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, तो उसके लिए भी डेफिनेशन यही कि कोई भी सीक्वेंस अगर आप लें ए से जो सी को या ए को कन्वर्ज कर रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स होगी वो क्या होगी, वो प्रॉपरली डाइवर्ज कर जाए इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो सेम डेफिनेशन आप यहाँ पर ये बना सकते हैं। ठीक है जी। जबकि अगर आप इन डेफिनेशंस की बात करेंगे तो लिमिट एड इन्फिनिटी या इनफाइनाइटली लिमिट्स के लिए इस डेफिनेशन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंसेस की जो लिमिट्स हैं, इन्फिनिट लिमिट्स जो हैं या प्रॉपरली डाइवर्स कब करती है सीक्वेंस, ठीक है जी, उनकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई थी। ये आपने डेफिनेशन जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई थी। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि एक ही डेफिनेशन तकरीबन तमाम तर डेफिनेशंस को क्या करती है, समेट लेती है। बहरहाल जी, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करके।
जी यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है x अप्रोचेस टू 0 x cos 1/x, हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो क्योंकि हम डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जब हम डायरेक्टली लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो फिर हम बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। यकीनन हम बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि हमने डेफिनेशन तो यूज़ करनी नहीं होती, हमने जो थ्योरम्स बने हुए हैं लिमिट्स के हमने वो यूज़ करने होते हैं। तो फिलहाल हम डेफिनेशन को यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। यहाँ पर देखें तो जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x वो है जी x इंटू कॉज 1/x। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी f किसी सेट से R पे डिफाइन है, और किस सेट पे डिफाइन है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन तमाम तर रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 0। 0 जो है आप डिवाइड नहीं कर सकते, और कॉस फंक्शंस की डोमेन, जो कॉस फंक्शन होता है उसकी डोमेन आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर होती है, जबकि यहाँ पर 1/x है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो डोमेन होगी वो r-0 होगी। तो ये आपका सेट A है। अब सबसे पहले चूँकि आप 0 पे लिमिट चेक कर रहे हो, इट मीन्स कि a स्मॉल a जो है वो 0 है। तो सोचें क्या 0 आपकी इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है? यस, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। आपको सीक्वेंसेस मिलती हैं, ठीक है जी, ऐसी इस सेट के अंदर जिसके तमाम तर टर्म्स इस सेट के अंदर मौजूद होंगी और वो सीक्वेंसेस 0 को कन्वर्ज करेंगी, राइट। ये हम बात कर चुके हैं। दरअसल ये जो सेट है ये क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक यूनियन विद 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ओपन इंटरवल है। सो ओपन इंटरवल्स के केस में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ओपन इंटरवल्स के केस में जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो तमाम तर पॉइंट्स होते हैं जो उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स या राइट हैंड पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो उनको क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी के केस में ये तो क्लोज होंगे नहीं, तो इनके लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे तो ये सारे आ जाएंगे इन्फिनिटी तक, 0 भी आ जाएगा, 0 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। बहरहाल 0 इसका डोमेन का लिमिट पॉइंट है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने इस डेफिनेशन को यूज़ करना है कि इसकी लिमिट क्या है, 0 इसकी लिमिट है, ठीक है जी। ये भी पता है इस बात का, क्योंकि जब हम लिमिट को सॉल्व कर रहे होते हैं हमने तो थ्योरम्स लगा के फ़ौरन कह दिया इसकी लिमिट 0 है, लेकिन अभी हम ये डेफिनेशन लगा कर चेक करने जा रहे हैं। देखिए कोई भी सीक्वेंस आपने पकड़नी है सेट A से, जो कि ये है जो 0 को कन्वर्ट कर रही है। सो टेक एनी सीक्वेंस xn इन A क्या है, r-0 विद xn, सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है, इस वक्त A की जगह 0 है, राइट। तो कोई भी टर्म 0 नहीं है, और ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को, ठीक है जी। ये कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस आपने पकड़ ली जो 0 को कन्वर्ट कर रही है, जिसकी तमाम की तमाम टर्म्स A के बराबर नहीं है, सारी टर्म्स सेट A के अंदर मौजूद है, राइट। तो हमने करना क्या है, ये एक सीक्वेंस है, इसके बदले में आपको कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस f भी बना के देगा R के अंदर, यानी ये xn है तो f ऑफ xn भी आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी ना। इस सीक्वेंस को देखें तो क्या बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी, ये आपके पास फंक्शन है, यहाँ xn आ जाएगा और यहाँ पर cos 1/xn आ जाएगा, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो ये भी एक सीक्वेंस है, फंक्शन यहाँ पर था, ठीक है जी। अब ये स्पेशल फंक्शन बन गया है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गई, यानी ये एक सीक्वेंस बन गई हुई है, ठीक है। तो अब हमने इस सीक्वेंस को चेक करना है ये किसको कन्वर्ट कर रही है, डेट्स सो सिंपल। देखिए भाई ये वाली सीक्वेंस xn वाली किसको कन्वर्ट कर रही थी, 0 को, है ना। यानी ये वाली सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही है, और यहाँ पर एक ये वाली सीक्वेंस भी आ गई, इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस का प्रोडक्ट है ये वाली सीक्वेंस, राइट। गौर करें तो ये वाली जो सीक्वेंस है, मैं नहीं ये कह रहा कि 0 को कन्वर्ट कर रही है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाली जो सीक्वेंस है बाउंडेड है ना। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो और दूसरी सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करे तो फिर दोनों सीक्वेंसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, 0 को ही कन्वर्ट करता है। तो आपने साबित कर दिया कि ये वाली जो सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस टू 0। लिहाजा आप कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस पकड़ेंगे सेट A से जो 0 को कन्वर्ट कर रही है, जिसकी कोई भी टर्म 0 नहीं है, उस सीक्वेंस के बदले में आपको जो सीक्वेंस f प्रोड्यूस करके देगा R के अंदर, वो वाली सीक्वेंस भी आपने साबित कर दिया किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को कन्वर्ट कर रही है। लिहाजा इस फंक्शन की लिमिट 0 पर क्या है, 0 है।
ऑफ कोर्स आप ये बात इनमें लेके आएंगे कि इस क्वेश्चन को तो हम सैंडविच थ्योरम के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हम करेंगे भी। लेकिन हम तो ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन के जरिए भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे, वो मैंने करवा दिया आपको। तो चलिए जी हम इसको चेक करते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि यार इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल, इस डेफिनेशन से चेक करें। एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है जी। यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो क्या है, साइन 1/x, राइट जी। और जो डोमेन है इस फंक्शन की वो r-0 है। 0 पर ये वाला फंक्शन भी डिफाइन नहीं, बाकी तमाम वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो ए सेट आपके पास ये है। तो वही काम जो सबसे पहले हमें ये देखना है, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। यस, 0 इज द लिमिट पॉइंट, राइट। इस सेट का हमने ऊपर भी चेक कर लिया। अब क्या करना हमने, अब हमने साबित अगर ये करना है कि ये सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कब करती? जब तमाम तर सीक्वेंसेस के बदले में f(x) जो सीक्वेंस आपको फंक्शन प्रोड्यूस करके देगा उसकी लिमिट यूनिक हो, है ना, एक ही लिमिट हो सबकी। अगर हमें दो सीक्वेंसेस मिल जाती हैं सेट ए से, दोनों की दोनों 0 को कन्वर्ट करती हैं, जबकि उन दोनों पर फंक्शन ऑपरेट करके नई सीक्वेंसेस जो होंगी वो उनकी लिमिट अलग अलग है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसी आइडिया को यूज करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर दो सीक्वेंसेस लेंगे, एक के अंदर दोनों की कोई भी टर्म 0 नहीं होगी, दोनों की दोनों 0 को कन्वर्ट करेंगे, जबकि उन पर जब मैं फंक्शन ऑपरेट करूंगा तो फंक्शन वाली सीक्वेंसेस जो आर के अंदर होंगी, अगर उनकी लिमिट अलग अलग निकल आई तो फिर कभी भी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर हाल में लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब हर सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग f(x) की जो सीक्वेंस होगी फंक्शन वाली सीक्वेंस वो कन्वर्ज करे, ठीक है। और अगर यानी कन्वर्ज करने से मराद ये है कि वो एक ही नंबर को कन्वर्ज करे। तो अगर दोनों में से किसी एक की लिमिट एग्जिस्ट ही ना कर रही हो या दोनों की लिमिट्स अलग अलग आ जाए, तो दोनों सूरतों में आपके इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट जी। तो बहुत सारी आपको सीक्वेंसेस ऐसी मिल सकती हैं जो 0 को तो कन्वर्ट कर रही हैं, लेकिन f(x) वाली सीक्वेंस जो होगी फंक्शन वाली, उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। उनमें से हम अपनी मर्जी की दो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस लेने जा रहे हैं। एक में लेने जा रहा हूँ xn = 1/4n + 1 × π/2 जी। n बिलोंग्स टू n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5 × π/2। n की जगह 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 9 × π/2। n की जगह 3 पुट करेंगे तो बन जाएगा जी 12 + 1 13 × π/2 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस देखें, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगी, 0 को, यानी आप कह सकते हैं कि xn 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है जी। और सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है और सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस सेट के अंदर मौजूद है। अब एक सीक्वेंस में लेने जा रहा हूं yn 1/4n + 3 × π/2 और यहां पर भी n बिलोंग्स टू m ही करना है मैंने। इसके आप देखें n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 7 π/2, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 8 + 3 11 π/2 एंड सो ऑन। अब ये चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस है yn ये भी 0 को कन्वर्ट कर रही है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कोई भी टर्म 0 के बराबर नहीं है और तमाम की तमाम टर्म सेट ए के अंदर ही है, ठीक है जी। तो मैंने दो सीक्वेंसेस पकड़ ली। अब जब मैं इस पे f(x) लगा के नई सीक्वेंस बनाऊंगा तो क्या बनेगी, f(x) ये है तो ये बन जाएगा साइन g। x की जगह जब मैं ये पुट करूंगा तो यहां पर चूंकि 1/x है तो मतलब ये चीज ऊपर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा यहां पर 4n + 1 × π/2, राइट जी। और ऐसे ही मैं जब इस पे लगाऊंगा f(yn) बनाऊंगा तो ये बन जाएगी साइन ऑफ 4n + 3 × π/2। अब ये भी एक सीक्वेंस है और ये भी एक सीक्वेंस है, मुझे इन सीक्वेंसेस की लिमिट्स निकालनी। तो आप देख सकते हैं जी, जब आप ये वाली सीक्वेंस देखोगे तो जितनी भी टर्म्स हैं वो कहाँ पर बनेगी, π/2 साथ अटैच्ड है, मतलब ये π/2 के मल्टीपल्स हैं। कौन से वाले मल्टीपल्स हैं,
π/2 के साथ जो इंटेग्रल लगा हुआ है, इंटीजर लगा हुआ है, वो कौन सा वाला है? वो इंटीजर है जिसको 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। एग्जैक्टली इस तरह के नंबर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर। ठीक है जी, 4n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू n। और यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं उन तमाम एंगल्स पर साइन का आंसर 1 होता है जी, आप जानते हैं 1। ठीक हो गया जी। इस तरह जब हम इसकी बात करेंगे 4n+3 इंटू π/2, ये सारे के सारे एंगल्स कहाँ पर आएंगे? ये सारे के सारे एंगल्स घुमा कर यहाँ पर आएंगे जी, 4n+3 इंटू π/2, क्योंकि ये वो इंटीजर्स हैं या वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनको 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आने वाला है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। इन तमाम एंगल्स पर साइन का आंसर क्या होगा जी? -1। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये 1 को कन्वर्ट कर रही है और ये वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है जी? -1 का। तो आपने सेट ए के अंदर सीक्वेंसेस ली दोनों की दोनों 0 को कन्वर्ट कर रही है, जबकि उन पर f लगाया, f लगाने के बाद जो सीक्वेंस बनी वो एक वाली सीक्वेंस तो 1 को कन्वर्ट कर गई, जबकि दूसरी वाली सीक्वेंस -1 को कन्वर्ट कर गई। तो इसका मतलब ये कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाली सीक्वेंसेस देनी है, भाई कोई भी और सीक्वेंसेस दी जा सकती है। मतलब आप दूसरी सीक्वेंस ये बनाने के बजाय कोई ऐसी बना लें कि जिनके तमाम तर जो टर्मिनल रेज है वो यहाँ आ रही है, तो उनका आंसर क्या होता है? 0। यहाँ पर जो एंगल्स आएंगे उन पर साइन का आंसर 0 होगा। इस तरह अगर यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर वो वाले एंगल्स जो होंगे उन पर भी साइन का आंसर 0 होगा। तो अगर आप ऐसी भी कोई सीक्वेंस बना लेंगे तो भी गुड है, चलेगा, क्योंकि एक टाइप की सीक्वेंस आपकी 1 को कन्वर्ट करेगी और दूसरी टाइप की सीक्वेंस आपकी 0 को कन्वर्ट करेगी, तब भी आप कह सकते हैं कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस तरह ये सीक्वेंस आप कुछ इस पैटर्न से भी तलाश कर सकते हैं कि उनकी टर्मिनल रेज यहाँ पर कोई फिक्स्ड यूँ आ जाए। ठीक है जी। और ये काम आप कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर एक तरह की नहीं कई तरह की सीक्वेंसेस बना सकते हैं जिन पर f का जो आंसर है वो डिफरेंट आने वाला है, मतलब जिन पर f की जो सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस की लिमिट अलग अलग आने वाली है, और साबित कर सकते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए जी, हम बात अपनी ख़त्म करते हैं इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस की लिमिट्स करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ करके नहीं करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम इस तरीके से करेंगे, स्पेशली वो वाले क्वेश्चंस जिनमें हमने साबित करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है जी, ये यूज़ किया जा सकता है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। लेकिन ज़्यादातर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे बेस करेंगे किस पे? लिमिट्स के थ्योरम्स पर। और लिमिट्स के थ्योरम्स जो हैं वो मैं नहीं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला, क्योंकि आपने लिमिट्स के थ्योरम्स पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। वही थ्योरम्स हमने यूज़ करने। कुछ फेमस जो फंक्शंस हैं उनकी लिमिट्स तो आप वैसे ही याद कर लें, और कुछ फंक्शंस की लिमिट्स को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ थ्योरम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कौन से वाले थ्योरम्स हैं मैं आपको बताता चलूँ कि अगर दो फंक्शंस की लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके सम के केस में हम दोनों की लिमिट अलग अलग कर दिया करेंगे, प्रोडक्ट के केस में अलग अलग कर दिया करेंगे, डिफरेंस के केस में अलग अलग कर दिया करेंगे। ठीक है जी। और अगर एक फंक्शन की लिमिट 0 नहीं है और फंक्शन की कोई भी टर्म 0 नहीं है, मतलब एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन डिवाइड हो रहा है, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट 0 नहीं है, तो दोनों की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस केस में भी आप क्वेश्चन के केस में भी लिमिट अलग अलग कर देंगे। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी लिमिट बाहर आ जाएगी। पोलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट बहुत सिंपल होती है। अगर आपका जो है लिमिट पॉइंट है उस पर लिमिट चेक कर रहे हैं तो पोलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट एग्जैक्टली आपने वही पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करके निकाल लेना होता है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम भी है, स्क्वेज थ्योरम जो मैंने लिमिट में पढ़ा था, अब वही थ्योरम हमें यहाँ पर फंक्शंस की लिमिट के केस में नज़र आएगा कि हमारे पास 3 फंक्शंस हैं f, g और h। f छोटा है, g दरमियान में है, h बड़ा है। f और h यानी छोटे वाले और सबसे बड़े वाले फंक्शन की लिमिट अगर किसी लिमिट पॉइंट पर यूनिक है, सेम है, तो फिर दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी वही होगी। इस तरह के और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट्स आप लोग याद रखेंगे, इनका आपको यूज़ करना पड़ सकता है। हम ये रिजल्ट्स यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखने वाले हैं, हम इनको याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ जो है सीक्वेंसेस की जो लिमिट्स हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर वो करेंगे।